हेलो डियर सीटर एस्पिरेंट, तो आप सभी कैसे हैं। तो आप सभी को सुबह की गुड मॉर्निंग, हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज हम आपको पेडागोजी पढ़ाएंगे। हमें कमेंट आ रहा था कि मैम आप थियरी लेकर नहीं चल रही हैं, तो अब हम आपको थियरी को लेकर चलेंगे क्योंकि थियरी आपका इम्पॉर्टेंट है। और पेडागोजी में क्योंकि हम बहुत सारी बुक से निकाल कर फिर यार सुबह से हम इसी में लगे हुए थे। आज आप लोग का बहुत सारी बुक से 5-6 बुक से कलेक्शन करके फिर हमने निकाला है इसको। मतलब कि यहाँ से देखिए, अगर आप करते हैं तो आई थिंक आप 90% तक आप सही कर जाएंगे अगर चीज़ों को आप ध्यान से पढ़ते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि हमने बुक से वही चीज़ें निकाली हैं जो आपको ऑप्शन में देता है। अगर आप वो ध्यान से पढ़ लेंगे तो ये चीज़ें आपको ज़रूर पूछता है ऑप्शन में। और हम इसमें कम से कम 12 चैप्टर हैं, तो हम आपको लेके चलेंगे। और लगभग ये आपका चैप्टर जो आपका 12 चैप्टर है, तो आपको हम ख़त्म कर देंगे। एक दिन में एक चैप्टर ख़त्म करेंगे और सिर्फ हम मेन चीज़ को लेके चलेंगे। और जो हमारा बेसिक है हम उसी चीज़ को लेके चलेंगे कि हम एग्जाम में करके आएँ। बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं पढ़ाएंगे कि आपको ब्रॉड पढ़ा दें और आप चीज़ों को समझ न पाएँ। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं हमारा पहला चैप्टर क्या है। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिया करिए, क्योंकि यार मतलब बहुत मेहनत से मैं ये सब चीज़ें निकालती हूँ, फिर उसके बाद आपको पढ़ाती हूँ। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिया करिए और शेयर भी किया करिए अपने दोस्तों में, ताकि लोगों तक पहुँच पाए। तो देखते हैं हमारा क्या है। पहला क्या है, पर्यावरण अध्ययन की संकल्पना एवं क्षेत्र। ठीक है, अब यहाँ पे हम सबसे पहले आपको ये बता दें, इसमें आपको एक इंट्रोडक्शन पढ़ना है। ठीक है, दूसरा आपको पढ़ना है पर्यावरण की संकल्पना, तीसरा पढ़ना है क्षेत्र। ठीक है, इसमें आपका 3 ही पॉइंट ऐसा है, यही से क्वेश्चन आपको पूछेगा। अगर आप यही 3 पॉइंट अच्छे से तैयार कर लिए तो चैप्टर 1 से कोई भी क्वेश्चन पूछे आप उसे कर लेंगे। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन में क्या दिया है। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। और देखिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन में आप याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। कभी कभी हमें चीज़ें समझ में नहीं आती है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है। ठीक है, तो कभी कभी इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन पूछ देता है, और कुछ लोग होते हैं कि वो बहुत ब्रॉड पढ़ा देते हैं, इंट्रोडक्शन पर नहीं जाते हैं। तो जो चीज़ें जहाँ से आएंगी मेन पॉइंट हम वही पढ़ा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पे। चलिए पहला क्या हमारा इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में क्या कहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या समिति 1975। ठीक है, ये याद रखिएगा 1975। यहाँ पे क्या है, द कैरिकुलम फॉर द 10 ईयर स्कूल ए फ्रेमवर्क। ठीक है, इसमें द कैरिकुलम फॉर द 10 ईयर स्कूल ए फ्रेमवर्क में क्या किया गया था, सिफारिश किया गया था। ठीक है, सिफारिश की गई थी कि क्या है कि एक एकल विषय पर्यावरण अध्ययन प्राथमिक स्तर पर पढ़ाया जाना चाहिए। ये एक क्या है, 10 वर्षीय स्कूल के लिए पाठ्यक्रम है, एक रूपरेखा है। इसमें क्या किया गया था कि सिफारिश किया गया था कि जो पर्यावरण अध्ययन है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को क्या किया जाए। सिर्फ यहाँ पे देखिए क्या किया गया, इन्होंने कहा कि एक एकल विषय। ठीक है, क्या कहा इन्होंने कि एक एकल विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन को प्राथमिक स्तर पर पढ़ाया जाए। पर्यावरण अध्ययन को प्राथमिक स्तर पर इन्होंने क्या कहा कि प्राथमिक स्तर पर जो पर्यावरण अध्ययन हमारा है उसको क्या किया जाए कि एक एकल विषय में पढ़ाया जाए। तो आपको कभी पूछ सकता है कि द करिकुलम फॉर द 10 ईयर स्कूल ए फ्रेमवर्क में क्या सिफारिश की गई थी। क्वेश्चन ये आपको यहाँ से आ सकता है। तो इसमें यही सिफारिश की गई थी कि जो पर्यावरण अध्ययन है उसमें एकल विषय को क्या किया जाए, एकल विषय के रूप में पढ़ाया जाए पर्यावरण अध्ययन को। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या देखते हैं, हमारे यहाँ पे आता है कि अब एकल विषय के रूप में इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा कि पहले 2 वर्ष में कक्षा 1 कक्षा 2। ठीक है, पहले 2 वर्ष में कक्षा 1 कक्षा 2 पर्यावरण अध्ययन, प्रकृति और सामाजिक वातावरण दोनों को देखेगा, जबकि कक्षा 3-4 में सामाजिक अध्ययन और समान विज्ञान के लिए अलग अलग से क्या होंगे, अलग अलग से विषय होंगे, या मतलब अलग अलग से। ठीक है, यहाँ अलग अलग से लिख लीजिएगा, अलग अलग से विषय होंगे, जैसे ईवीएस पार्ट 1 और ईवीएस पार्ट 2। अब आइए इसको हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे क्या कहा गया है। इन्होंने कहा कि जब ये पर्यावरण अध्ययन चलेगा तो 2 वर्ष, पहला जब बच्चा एडमिशन लेता है कक्षा 1 और कक्षा 2 में, तो 2 वर्ष तक इन्होंने बताया कि पर्यावरण अध्ययन प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण, क्या कहा, प्राकृतिक, और दूसरा क्या इन्होंने कहा कि सामाजिक वातावरण। ठीक है, दोनों को देखेगा बच्चा। ठीक है, जब पहले कक्षा में जाएगा, इन्होंने कहा फ्रेमवर्क ने कि जब पहले 2 वर्ष में बच्चा कक्षा 1 और कक्षा 2 में जाएगा तो क्या करेगा कि ये बच्चा क्या करेगा कि प्राकृतिक को देखेगा और सामाजिक को देखेगा। ठीक, अब जैसे वो कक्षा 3 और 4 में जाएगा, क्या करेगा, कक्षा 3 और 4 में जाने पर क्या करेगा, सामाजिक अध्ययन और समान विज्ञान। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, सामाजिक अध्ययन और समान विज्ञान के लिए क्या होंगे, अलग अलग विषय हो जाएंगे। मतलब आपका सामाजिक अध्ययन अलग हो जाएगा, समान विज्ञान क्या होगा आपका
अलग हो जाएगा। इसके लिए अलग अलग विषय हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि जब इसके लिए अलग अलग विषय हो जाएंगे, जैसे ईवीएस पार्ट 1 और ईवीएस पार्ट 2, इन्होंने ये चीजें बताई। अब यहाँ तक इनका तो हो गया। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया कि द करिकुलम फॉर द 10 ईयर स्कूल ए फ्रेमवर्क में क्या सिफारिश की गई थी कि एकल होना चाहिए या तो एकीकृत पाठ्यक्रम होना चाहिए, कैसा पाठ्यक्रम, मतलब 2-4 पाठ्यक्रम का नाम दे दिया, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ऑप्शन लगाएंगे कि एकल विषय होना चाहिए। ठीक है, एक क्या होना चाहिए, एकल विषय होना चाहिए। अब आइए देखते हैं एनसीएफ 2000 के तहत। एनसीएफ 2000 हमारा क्या कहता है, हम उसको देख लेते हैं। तो एनसीएफ 2000 क्या कह रहा है कि पर्यावरण को एकीकृत पाठ्यक्रम में रखना चाहिए। एनसीएफ 2000 क्या कहा कि पर्यावरण को एकीकृत पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाए और कक्षा 3-4 में सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अलग विषय न बढ़ाया जाए। क्या किया जाए, अलग अलग विषय को न बढ़ाएं। इन्होंने क्या कहा था कि अलग अलग कर दे, सामाजिक अध्ययन को अलग कर दे आप और सामान्य विज्ञान को अलग कर दें। ठीक है, लेकिन तो यहाँ पे हमारा एनसीएफ जब 2000 आया तो इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं किया जाए, एकीकृत किया जाए और क्या किया जाए कि सब्जेक्ट को बढ़ाया न जाए, ना सामाजिक विज्ञान को अलग करके और विज्ञान को अलग करके सब्जेक्ट को बढ़ाया न जाए। ठीक है, कक्षा 3 और 4 में क्या करें, विषय को न बढ़ाएं। फिर आता है हमारा एनसीएफ 2005। ठीक, एनसीएफ 2005 जब आता है तो इसी एनसीएफ 2005 को ही हमें पढ़ना है। आपको इसी एनसीएफ 2005 के तहत ही सारी चीज़ें पढ़नी है और एनसीएफ 2005 पे ही सब कुछ पढ़ना है हमको। तो एनसीएफ 2005 क्या करता है कि जो एनसीएफ 2005 है, एकीकृत दृष्टिकोण को निरंतरता मजबूत बनाने को कहा। मतलब एकीकृत दृष्टिकोण, मतलब ये जो एनसीएफ 2000 हमारा था, इन्होंने कहा एकीकृत पाठ्यक्रम होना चाहिए। ठीक, तो एनसीएफ 2005 भी हमारा मानता है कि एकीकृत होना चाहिए, लेकिन ठीक है, एकीकृत तो होना चाहिए, लेकिन इसमें निरंतरता मजबूती होना चाहिए, या इसमें निरंतरता क्या होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। तो अब इसी हिसाब से एनसीएफ 2005 चलता है। तो हमारा जब ये देखिए यहाँ पे आता है कि पर्यावरण अध्ययन की संकल्पना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से ही भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमारा जब इसमें चलेंगे तो ये एनसीएफ 2005 हमारा क्या करेगा, इसमें काम करेगा कि एनसीएफ 2005 क्या कहता है कि एनसीएफ 2005 कहता है कि मतलब कि बच्चों पर बोझ न डाला जाए या बच्चों को पर्यावरण से जोड़ के, मतलब बाहरी चीज़ों से जोड़ के पढ़ाया जाए। तो ये कौन कहता है, एनसीएफ 2005 कहता है। तो एनसीएफ 2005 की सारी बातें हमें कहाँ मिलेंगी, आपको पर्यावरण अध्ययन की संकल्पना मिलेंगी, और वही जो एनसीएफ 2005 की सारी बातें हैं वही आपको पूछी जाती है एग्जाम में। तो वही चीज़ें बस आप उसी को कैप्चर करिएगा। वहाँ से अगर आप कैप्चर कर लिए तो मतलब इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद आइए देख लेते हैं। अब तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया कि किसने क्या कहा है कि पर्यावरण को कैसे रखना चाहिए, क्या करना चाहिए। अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से पीछे ले जाके आप एक बार फिर से इसे रिवाइज करिएगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे पर्यावरण है क्या। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि पर्यावरण क्या है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि पर्यावरण अध्ययन की संकल्पना एवं क्षेत्र में भी बहुत नॉर्मल है, आपको क्षेत्र से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्षेत्र से हम गलत कर जाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि पर्यावरण क्या है। पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला क्या है, परिधन आवरण। परिधन आवरण, परि का मतलब क्या होता है और आवरण का, परि का मतलब चारों ओर से। ये तो बहुत नॉर्मली है, आप हमेशा पढ़ते आए हैं, इसको बहुत ब्रॉड लेके जाने का मतलब नहीं है, मैं नॉर्मली छोटा सा बस बता देती हूँ। ठीक है, चारों ओर से घेरा हुआ, आवरण का मतलब घेरा हुआ। ठीक है, पर्यावरण का मतलब क्या है, जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए हैं वही क्या हमारा पर्यावरण है। तो आपके चारों तरफ से कौन, पेड़ पौधे हैं, और आपके अगर रूम में है तो दीवार है, खिड़की है, दरवाजे हैं, तो ये आपको क्या किए हैं, चारों तरफ से घेरे हुए हैं, तो ये हमारा क्या है, पर्यावरण है। अब इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इसके बाद हम आपको पर्यावरण की अध्ययन संकल्पना को पढ़ाएंगे, और ये यहाँ से देखिएगा क्वेश्चन जरूर पूछता है कि एनसीएफ, देखिए इंपॉर्टेंट क्या है आपका, एकीकृत पूछ सकता है कि एनसीएफ 2000 ने पाठ्यक्रम किस पाठ्यक्रम को रखा था, एकीकृत रखा था। और ये पूछ सकता है करिकुलम का, तो ये एकल विषय रखे थे, ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, और फिर ये पूछ सकता है कि एनसीएफ 2005 हमारा जो है, ये देखिए यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है कि किस दृष्टिकोण को मानता है या किस दृष्टिकोण को निरंतरता मजबूत बनाने को कहता है। तो किसे कहता है, एकीकृत दृष्टिकोण को। ठीक है, किसको कहता है, एकीकृत। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ से अगर क्वेश्चन आया तो आप 1 नंबर गेन कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम आपको पर्यावरण अध्ययन की संकल्पना को पढ़ाते हैं।
तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं पर्यावरण अध्ययन की संकल्पना क्या है। तो संकल्पना के बारे में एक बार हम देख लेते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ से ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही से आपके आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है संकल्पना। इसके बाद हम आपको कारक बताएंगे, कारक के बाद आपको क्षेत्र बता देंगे। कारक से भी एक दो क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन तो पूछ ही सकता है, कभी अगर हुआ तो एक क्वेश्चन पूछ सकता है, तो हम कारक को भी आपको बता देंगे। तो चलिए देखते हैं, ये जो हमारी संकल्पना है, पर्यावरण अध्ययन की संकल्पना है, यहाँ से ही अगर क्वेश्चन पूछा तो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से ही फंसेंगे, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछता है। अगर ये चीजें आप पढ़ लिए इस चैप्टर में तो और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ संकल्पना ही पढ़ लीजिए और इंट्रोडक्शन पढ़ लीजिए, उतने में से आपको क्वेश्चन पूछ देगा। और आपका ये जो अभी हम बताएं आपका कारक से भी कभी कभी पूछ सकता है, डेली नहीं पूछ सकता है। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे पहला क्या है। देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, अगर आप कारक पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपने को एक टीचर के थ्रू रखेंगे और एक बच्चा है, तो आप किस तरीके से बच्चे को पढ़ाएं कि बच्चे को समझ में आए, तो वो चीजें आप यहाँ पे क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। तो चलिए हम बताते हैं कैसे क्या है यहाँ पे। तो पहला देख लेते हैं, यहाँ पे दिया है कि प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वातावरण के बीच संबंध का पता लगाने समझने के लिए प्रशिक्षित करें। अगर बच्चा है, बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं तो उन्हें मतलब कि इस तरीके से पढ़ाइए कि वे प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इनके बीच के संबंध को वो समझ सके। ठीक है, कि प्राकृतिक क्या है, सामाजिक क्या है, सांस्कृतिक क्या है, इनके बारे में वो जान सके और इनके बारे में क्या कर रहे हैं, इनके संबंध के बारे में पता लगा सके कि प्राकृतिक हमारा क्या है, सामाजिक क्या है और क्या है, सांस्कृतिक क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है कि अवलोकन चित्र के आधार पर समझ विकसित करें। ठीक है, अगर बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं तो उसे अवलोकन कराएं और क्या करें कि चित्रों के आधार पर चीजों को समझाएं। तो क्वेश्चन में आपको कभी कभी पूछता है कि अगर आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, मतलब पढ़ा रहे हैं, तो किसके बीच बच्चे को संबंध का पता लगाने के लिए या समझ को विकसित करने के लिए आप उन्हें प्रशिक्षित करेंगे। तो किसके बीच करेंगे, प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। ये ऑप्शन आप देखेंगे प्रीवियस ईयर में जाएंगे तो ये ऑप्शन आपको रहता है प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। उन्हें उनके प्रकृति के बारे में पता हो, समाज के बारे में पता हो और संस्कृति के बारे में पता हो। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा क्या है, अवलोकन चित्र के आधार पर समझ विकसित करना। मतलब देखिए आप क्या करेंगे, बच्चे को पढ़ाएंगे, अवलोकन कराएंगे। ठीक है, अवलोकन चित्र और चित्रों के आधार पर क्या करेंगे, उनमें समझ विकसित करेंगे। कोई भी चीज अगर पढ़ा रहे हैं तो उनके सामने क्या करेंगे, चित्र को रखेंगे, अवलोकन कराएंगे, उस हिसाब से उनमें क्या करेंगे, समझ को विकसित करेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा क्या है, तीसरा क्या है, एक सेकेंड रुकिएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, अभी इसके पहले हमने आपकी एक वीडियो बनाई थी, इसी पे मैंने सारी वीडियो बनाई थी, मतलब एक और आधे घंटे की वीडियो मैंने बनाई और वो सारी वीडियो डिलीट हो गई। मुझे बहुत गुस्सा आया, मैं दोबारा से बना रही हूँ। तो चैनल को आप सभी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिया करिए। कुछ इशू हो गया था, प्रॉब्लम हो गया था, उसकी वजह से डिलीट हो गई। डिलीट क्या हुई, आधा रिकॉर्ड हुई, आधा नहीं हुई है। तो चलिए देखते हैं, कोई बात नहीं, होता है, आज डबल मुझे काम करना पड़ रहा है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, आप एक टीचर हैं तो आप टीचर के आधार पे इस चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपको क्या होगा, वहाँ पे समझ में आएगा। और अगर ऑप्शन दे रहा है तो वो ऑप्शन आपको देता है तो आप वहाँ पे ऑप्शन को सही टिक कर जाएंगे। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं क्या है कि बच्चे को सामाजिक घटनाओं के प्रति जिज्ञासु बनाने के लिए परिवार से शुरू कर पूरे संसार की समझ विकसित करें। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको क्या पूछ सकता है कि अगर बच्चे को सामाजिक घटनाओं के प्रति जिज्ञासु बना रहे तो आप सबसे पहले कहाँ से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आप कहाँ से शुरुआत करेंगे, परिवार से करेंगे, संसार से करेंगे, स्कूल से करेंगे। तो आपका आंसर क्या होगा कि सबसे पहली शुरुआत हम कहाँ से करेंगे, परिवार से करेंगे। क्योंकि अगर आप सामाजिक घटनाओं के मतलब समाज में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उन चीज़ों को अगर आप बता रहे हैं, उनके प्रति अगर उन्हें जिज्ञासु बनाना चाह रहे हैं तो आप सबसे पहले उनके फैमिली से स्टार्ट करेंगे। अगर आप फैमिली से स्टार्ट करेंगे तो बच्चे क्या करेंगे, जल्दी सीखेंगे। तो आप क्या करेंगे, सामाजिक घटनाओं के प्रति जिज्ञासु बनाने के लिए क्या करेंगे, परिवार से शुरू कर पूरे संसार की समझ उनमें विकसित करेंगे। पहले परिवार से शुरू करेंगे, फिर पूरे संसार के बारे में उनमें समझ क्या करेंगे, विकसित करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा क्या है कि मनोप्रेरणा कौशल। नेक्स्ट क्या है, मनोप्रेरणा कौशल, साइकोमोटर स्किल। साइकोमोटर स्किल प्राप्त करने के लिए खोजपूर्ण और हाथों की गतिविधि में संलग्न कराएं। ठीक है, अगर उनमें साइकोमोटर स्किल को प्राप्त करवाना है या करना है तो उनमें क्या करेंगे, आप खोजपूर्ण मतलब बच्चे को खुद से खोजने के लिए चीज़ों को बोलें। ठीक है, और उनके हाथों से चीज़ों को कराएं। दिया है ना यहाँ पे खोजपूर्ण और क्या,
देखिए ये सब वर्ड है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे आप ऑप्शन में देखेंगे आती हैं, तो आप वहाँ से सही टिक कर जाते हैं। और नेक्स्ट चैप्टर में भी हम आपको ऐसे ही बताएंगे, ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों को लेके बताएंगे, क्योंकि आप चैनल को लाइक शेयर, मैं कितनी बार बोल दूँ कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है यार, और मुझे पढ़ना भी रहता है। कभी कभी तो मैं अपना छोड़ देती हूँ आप लोग के पढ़ाने के चक्कर में, तो आप लोग का ही पढ़ती रहती हूँ, बनाती रहती हूँ। कभी PDF बनाना है, कभी ये चीज़ें बनानी है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे खोजपूर्ण और हाथों की गतिविधि। ठीक है, हाथों की गतिविधि यहाँ पे हो गया, आप हाथों की गतिविधि में संलग्न कराएंगे। ठीक है, अब उसमें क्या है, बच्चे में क्या करेंगे, मनोप्रेरणा कौशल विकसित करना है, मतलब साइकोमोटर स्किल अगर आपको विकसित करना है। क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि अगर एक बच्चे में आपको साइकोमोटर या मनोप्रेरणा कौशल को विकसित करना है तो आप क्या करेंगे, उसमें क्या करेंगे, खोजपूर्ण, बच्चा खुद से खोजे, हाथों की गतिविधि मतलब उसके हाथ से करवाइए चीजें, उसके हाथ से, जैसे प्रैक्टिकली चीजें होती है तो उसके हाथ से करवाइए, तो बच्चा क्या करेगा, उस अच्छी तरीके से उसे सीख सकेगा। अब देखिए, आप एक टीचर हैं, आपको क्या कराना है वो चीजें यहाँ पे संकल्पना में है, पर्यावरण की संकल्पना में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है कि विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय मुद्दे। अब भाई यहाँ पे पर्यावरणीय मुद्दे कुछ पढ़ते हैं, क्या है, जैसे आपका हो गया लिंग भेद, उत्पीड़न, अनैतिक व्यवहार, मूर्त घटना से संबंधित कर समझाएंगे। क्यों समझाएंगे, अब देखिए यहाँ पे समझ लीजिए क्या होता है कि जैसे देखिए ये क्या पूछा है, कहा क्या है कि जो विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय मुद्दे, उसमें कहा है कि लिंग भेद, मतलब कि जो लिंग भेद उत्पीड़न है या फिर अनैतिक व्यवहार है, तो आप उन्हें मूर्त रूप से कराएंगे। अगर बच्चे को पढ़ा दिए कि ये अनैतिक व्यवहार है, ये नैतिक व्यवहार है, या ये लिंग उत्पीड़न है, या ये लिंग भेद है, तो बच्चा ऐसे नहीं समझ पाएगा। बच्चे को देखिए कैसे समझाएंगे, अगर कोई बच्चा है और किसी बच्चे को मार दिया, तो आप उसे वहाँ मूर्त रूप से तुरंत समझाएंगे कि ये बच्चा, ये क्या है कि ये आपका अनैतिक व्यवहार है, ये व्यवहार किसी दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए। तो वो क्या होगा आपका मूर्त रूप से मतलब जो चीज़ें जस्ट सामने तुरंत दिखाई दे उन्हें तुरंत बताइए। ऐसा नहीं कि बच्चे को इमेजिन करके बताइए, छोटा बच्चा है वो उतना नहीं समझ पाएगा। तो आप क्या करेंगे कि जैसे कि लिंग भेद हुआ, उत्पीड़न हुआ, तो वो उनको नहीं समझ में आएगा कि ये लिंग भेद क्या है, उत्पीड़न क्या है, अनैतिक व्यवहार क्या है। बच्चे को नहीं, अब बच्चा प्राइमरी स्तर पे है तो उसे अनैतिक व्यवहार के बारे में नहीं पता होता है, वो किसी से भी मार पिटाई कर लेगा। तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, अगर वो किसी को गाली दे रहा है या किसी को मारा है, तो आप तुरंत वहाँ पे बताएंगे कि ये अनैतिक व्यवहार है, आपका मारना क्या है, अनैतिक व्यवहार है, या बताएंगे कि बच्चा ये व्यवहार सही नहीं है, ये क्या है, अनैतिक व्यवहार है। तो वहाँ पे बच्चा क्या आएगा, जल्दी सीख जाएगा। ठीक है, अगर वो किसी को मार रहा है, आप तुरंत मना करिए, तो बच्चा क्या करता है, तो उसे अगली बार से उसे याद रहता है कि हाँ इसे मारना नहीं है। या फिर कोई बच्चा है, अगर कोई लड़की है वो खेलने जा रही है, तो दूसरा कह रहा है कि तुम लड़कियों मेरे साथ नहीं खेल सकती, तो आप उसे तुरंत वहाँ पे बताएं कि नहीं, ये लड़की है तो आपके साथ खेल सकती है, आप लड़के हैं तो आप भी इनके साथ खेल सकते हैं। तो वहाँ पे क्या किया, आप मूर्त रूप से चीज़ों को बताया, तो बच्चा क्या किया, तुरंत समझ जाता है। अगर आप क्लास में लेक्चर दे रहे हैं कि लड़की के साथ हम खेल सकते हैं, लड़के के साथ नहीं खेल सकते हैं, या फिर आप बताया कि किसी को मार है तो ये नैतिक व्यवहार है, तो बच्चा उतनी आसानी से चीज़ों को नहीं सीखता है। तो आप एक टीचर है तो ये चीज़ें करेंगे, ताकि अब क्यों करेंगे ये यहाँ पे बताते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, कि ताकि उनमें मानवीय अधिकार, ठीक है, उन्हें पता चले कि हमारा मानवीय अधिकार क्या है। आप मूर्त रूप से बताएंगे तो उन्हें पता चलेगा कि हमारा मानवीय अधिकार क्या है। अगर लिंग भेद है तो अगर लिंग भेद के बारे में उन्हें मूर्त रूप से बताइए तो उन्हें पता चलेगा कि हमारा मानवीय अधिकार क्या है। समानता, उन्हें समानता के बारे में पता चलेगा। न्याय के मूल्यों के बारे में पता चलेगा। ठीक है, न्याय के मूल्य का सम्मान, मतलब कि किस चीज का सम्मान करना है, क्या करना है, उन चीजों का क्या करेगा, क्या होगा, पता चल जाएगा उन्हें। ठीक है, अगर उन्हें मूर्त रूप से आप समझा रहे हैं तब। अगर कभी देखिए क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है आपको यहाँ पे, कि बच्चा अगर लिंग भेद, उत्पीड़न, अनैतिक व्यवहार कर रहा है, तो आप किस घटना से समझाएंगे उन्हें, या मतलब किस घटना से संबंधित कर आप उन्हें समझाएंगे। तो आप मूर्त घटना से संबंधित कर उन्हें क्या करेंगे, समझाएंगे, मूर्त रूप से उन्हें समझाएंगे। अगर बच्चा अनैतिक व्यवहार कर रहा है या लिंग भेद कर रहा है तो उन्हें मूर्त रूप से समझाएंगे। ठीक है, मूर्त का मतलब क्या हो, जब चीजें सामने दिखाई दे, जो आपके सामने चीजें हो रही हैं, वही क्या हमारा मूर्त है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या हमारा, पर्यावरण को बाल केंद्रित करने के लिए इसमें लगभग 6 विषय का समावेश किया गया। ठीक है, जो हमारा पर्यावरण है उसे बाल केंद्रित करने के लिए, जैसे होता है शिक्षक केंद्रित हो गया, बाल केंद्रित हो गया, तो पर्यावरण को क्या बनाया गया, बाल केंद्रित बनाया गया। मतलब जितना भी कार्य होगा सिर्फ क्या होगा, बालकों के ही आधार पे होगा, मतलब कि जो बालक के लिए अच्छा होगा, या मतलब जो बालक कहेगा वही चीजें सही है, टीचर हमेशा गलत होगा।
और बालक हमेशा सही होगा। ये चीज़ें समझ लीजिए यहाँ पे कि कभी भी हम बालक की गलती नहीं देंगे। अगर हम पढ़ा रहे हैं, बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है, तो वहाँ पे हमारी गलती है, बच्चे की गलती नहीं रहेगी। तो वही इसको क्या कहा गया है कि इन्हें बाल केंद्रित बनाने के लिए इसमें लगभग कितने 6 विषय का समावेशन किया गया। बाल केंद्रित बनाने के लिए 6 विषय का समावेशन किया गया। ये देखते हो विषय कौन कौन से हैं। तो ये विषय याद करके आप रखिएगा कि कौन कौन से। कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि पर्यावरण को बाल केंद्रित बनाने के लिए 6 विषयों में से समावेशित किया गया विषय नहीं है। नहीं पूछ सकता आपको वहाँ पे क्वेश्चन देके, तो 3 इसमें से दे देगा और एक कोई और दे देगा। तो आपको 6 याद करके रखना है। जितने 6 के 6 हैं सारे याद करने हैं, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है। पहला विषय क्या हमारा, पर्यावरण और मित्र। दूसरा है परिवार और मित्र, फैमिली एंड फ्रेंड, ठीक है। दूसरा आपका भोजन है, फूड, ठीक है। तीसरा आपका आश्रय है, लिख लीजिएगा। अगर यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो लिख लीजिएगा। चौथा आपका पानी है। पांचवा आपका यात्रा है। छठवां आपका क्या है, चीजें जो हम बनाते हैं। तो ये आपके 6 हैं, परिवार और मित्र, आश्रय, पानी, यात्रा, चीजें जो हम बनाते हैं, और ये दूसरा है ये भोजन, ठीक है। तो ये चीजें अगर आप अच्छे से पढ़ लिए तो अगर इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आ गया तो आप आसानी से कर जाएंगे, अगर ध्यान से पढ़ लिए तो, ठीक है। तो अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इसके बाद हम आपको बता देते हैं कि कारक कितने प्रकार के होते हैं, पर्यावरण के कारक। फिर उसके बाद हम क्षेत्र के बारे में बताएंगे। कारक से भी 1-2 क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, कभी कभी पूछ देता है, तो कारक से भी हम आपको बता दे रहे हैं। उसके बाद हम क्षेत्र के बारे में कुछ पढ़ लेंगे। क्षेत्र में कुछ है नहीं, नॉर्मली है, तो ज़्यादा ब्रॉड करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ से क्वेश्चन फंसे बस हम वही चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद हम कारक के बारे में बताते हैं। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं पर्यावरण के कारक। तो यहाँ पे देखिए पर्यावरण के 3 कारक हमारे हैं। पहला देखिए क्या हमारा जैविक है, दूसरा क्या है भौतिक है, तीसरा क्या आपका सांस्कृतिक है। तो इसमें 3 कारक में से कभी कभी कोई एक क्वेश्चन पूछ देता है, तो हम इसे पढ़ लेते हैं। तो देखते हैं जो जैविक कारक है, जैविक कारक का मतलब क्या है कि जिसमें जीव पाया जाए, ठीक है। जिसमें जीव पाया जाए वही हमारा क्या है, जैविक कारक है। तो जीव किसमें पाया जाता है, जैसे कि पेड़ पौधे हुए, सूक्ष्म जीव हुआ और मनुष्य हुआ, इन सब में क्या होता है कि जीव पाया जाता है। तो ये क्या हुआ हमारा जैविक। देखिए जैसे जीव जैसे जैविक। और भौतिक पर्यावरण क्या है कि जिसमें जीवन न हो या जिसमें जीव न पाया जाए, लेकिन वो क्या करे, वो हमारे ऊर्जा का क्या करता है, हमको क्या करता है, वो ऊर्जा देता है, ठीक है। वो कहीं ना कहीं हमको क्या करता है, ऊर्जा देता है। तो देखिएगा यहाँ पे क्या है कि भौतिक का क्या है, जिसमें ये क्या करता है कि जीवन नहीं होता, लेकिन तो क्या करता है, ऊर्जा का क्या होता है, हमारा वाहक होता है, ठीक है। इसमें जीवन नहीं होता है, लिख लीजिएगा, जीवन नहीं होता है, लेकिन क्या होता है, ऊर्जा का वाहक है ये। तो इसमें क्या आता है हमारे, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, मिट्टी हो गया, चट्टान हो गया, ये सब चीजें जिसमें जीव न पाया जाए, मतलब जिसमें आपका देख लीजिएगा, जिसमें जीवन न पाया जाए। जिसमें जीवन पाया जाए वो जैविक, ठीक है। जिसमें जीवन न पाया जाए वो क्या है, भौतिक। और आप देख लीजिए तीसरा क्या है, सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कारक क्या है कि मनुष्य की सभ्यता, समुदाय, प्रकृति से जुड़े हों, जो क्या हो उसके समुदाय और प्रकृति से जुड़े हों, वो क्या हमारे सांस्कृतिक कारक है। जैसे आपके सभ्यता, समुदाय से, प्रकृति से क्या जुड़े, जैसे बस्तियां हो गई, परिवार हो गया, आर्थिक राजनीतिक क्या हो गई, स्थितियां हो गई, ये कहाँ से हमारे जुड़े हुए हैं, ये आपकी सभ्यता, मनुष्य की सभ्यता और समुदाय से जुड़े हुए हैं। तो देखिए यहाँ से इन तीनों में से क्या क्वेश्चन पूछता है, आपको दे देता है कि जैविक कारक है, तो आपको ऑप्शन में एक में दे देगा पेड़ पौधे, और बी में दे देगा सौर ऊर्जा, या फिर इधर दे देगा बस्तियां, राजनीतिक स्थितियां। तो आप क्या आंसर लगाएंगे, आप यहाँ पे पेड़ पौधे। या तो भौतिक दे दिया, तो भौतिक में आपको सौर ऊर्जा दे दिया, मतलब जिसमें जान ना हो वो दे दिया। उसके बाद आपकी सारी ये बस्तियां। देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूजन कहाँ कर जाते हैं, कभी कभी लोग सांस्कृतिक कारक को भी लगा देते हैं, जैसे बस्तियां हो गई। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे कि लोग सोचेंगे बस्तियां में तो जान नहीं है, तो हम लगा देंगे। देखिए जो ये हमारी बस्तियां और परिवार है, ये क्या है, हमारी सभ्यता और समुदाय से जुड़े हैं, तो ये हमारे संस्कृति में आएंगे। ये नहीं कि मतलब कि भौतिक में। भौतिक का मतलब कि जो हमारे आसपास चीजें हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा हो गया, मिट्टी हो गया, जो प्रकृति की चीजें हमारे आसपास है, जिसमें जान नहीं है, तो वो चीज़ हो गई। यहाँ पे आप गलती मत करिएगा, नहीं तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ से देख लीजिएगा, सांस्कृतिक कारक भी पूछ सकता है, तो इसमें एक ऑप्शन दे देगा आपका बस्तियाँ, फिर उसके बाद सारे ऑप्शन यहाँ से दे देंगे, तो वो पूछेगा। तो इससे एक क्वेश्चन कभी कभी आपको पूछ देता है, तो ये याद करके रखिएगा। इसके बाद हम देख लेते हैं क्षेत्र क्या है। तो क्षेत्र के बाद ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर को लेके चलेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप सभी।
चलिए यहाँ पे देखते हैं पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र। तो देखिए यहाँ पे हमारा 4 क्षेत्र है। तो स्कोप ऑफ ईवीएस, ठीक है। स्कोप ऑफ ईवीएस में पहला क्या है, पारिस्थितिकी के क्षेत्र में। देखिए पारिस्थितिकी के क्षेत्र में क्या है हमारा कि दूसरा मानव के क्षेत्र में, सॉरी मानव स्वास्थ्य में है, तीसरा वानिकी के क्षेत्र में है, चौथा क्या है जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। तो अब ये 4 चीजें याद करिएगा। जैसे मानव क्या है, मानव का जो स्वास्थ्य है वो पर्यावरण से क्या करता है, बहुत संबंध रखता है। वानिकी के क्षेत्र में क्या हो गया कि जैसे कि वन है, वन में क्या करते हैं लोग, पर्यावरण का क्या करते हैं, जैसे कि बहुत सारे ये तो विश्व में या सभी देश की सरकार में क्या होता है, वन विभाग होता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि वानिकी क्षेत्र में उनका एक तरीके का स्कोप होता है, ठीक है। और जैव प्रौद्योगिकी में भी होता है। जैव प्रौद्योगिकी में क्या होता है कि जैसे पर्यावरण और प्रौद्योगिकी में एक दूसरे से क्या है, बहुत गहरा संबंध है, ठीक है। तो ये बस 4 चीजें याद करिएगा, इसमें अंदर बहुत ज्यादा बताया कि कोई मतलब नहीं है। तो पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र याद करिएगा कि पारिस्थितिकी हो गया, मानव स्वास्थ्य में हो गया, वानिकी के क्षेत्र में हो गया और जैव प्रौद्योगिकी में हो गया। तो आपको पूछ सकता है कि पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र है, इनमें से कौन सा है। तो ये 4 अगर याद रहेंगे तो आप क्वेश्चन वहाँ पे कर लेंगे। तो ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। अब हमारा आएगा दूसरा चैप्टर। तो हम दूसरे चैप्टर को पढ़ाएंगे आपको, और एक दिन में एक चैप्टर को लेके चलेंगे फटाफट से, ताकि कवर हो जाए। और ये देखिए आप इस तरीके से पढ़िएगा थोड़ा थोड़ा करके, तो आप समझ जाएंगे। अगर बेसिक चीज़ें आपके दिमाग में बैठ गई तो आप वहाँ जाके क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे। तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज बहुत मेहनत हो गया, मैंने दो बार वीडियो बना दिया, मतलब एक बार का तो पूरा ऐसे ही चला गया और अभी दूसरी बार बनाई हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर कर लीजिएगा, लाइक भी किया करिए। बहुत से लोग देखते हैं, मैंने देखा है मेरे वीडियो को ज़्यादातर फीमेल लोग देखती हैं, लेकिन वो सब्सक्राइब मतलब नहीं करती ना लाइक करती हैं। तो आप भी किया करिए यार, आपके पीछे रहती हैं ज़्यादातर। मुझे मुझे कमेंट भी आते हैं, फीमेल के भी बहुत सारे कमेंट आते हैं, लेकिन आप सभी के कमेंट भी किया करिए। तो चलिए थैंक यू, और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी।